ओके बच्चों, वेलकम बैक। बेटा हम लोग गैस टरबाइन का 6वां लेक्चर कर रहे हैं, जो कि गैस टरबाइन का आखिरी लेक्चर है। आइए हम लोग बेटा कर क्या रहे हैं। हम लोगों ने पिछले टर्न पे बेसिकली क्या किया है, हम लोग चाहते हैं थर्मल इंप्रूवमेंट। थर्मल इंप्रूवमेंट किसका? गैस टरबाइन का। अब हम थर्मल इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अब हम इसको कह सकते हैं थर्मल इंप्रूवमेंट ऑफ गैस टरबाइन, या कह सकते हैं थर्मल इंप्रूवमेंट ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट, या कह सकते हैं थर्मल इंप्रूवमेंट ऑफ द ब्रेटॉन साइकिल। अब बेटा इस तीन नाम में से कुछ भी बोलो, चीज वही है जो हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं। सर थर्मल इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है? थर्मल इंप्रूवमेंट का मतलब है बेटा कि इसके जो परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं, परफॉर्मेंस पैरामीटर जैसे कि थर्मल एफिशिएंसी और वर्क रेशियो, उनको बढ़ाने के तरीके, जो कि पीछे हम पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे गैस टरबाइन की या गैस टरबाइन पावर प्लांट जो भी कह लीजिए आप, जो कि चारों मिलकर काम करते हैं। कौन कौन? गैस टरबाइन इधर है, इसके पहले कंबशन चैम्बर है, उसके पहले कंप्रेसर है, और लास्ट में यहां पे आफ्टर कूलर है। तो गैस टरबाइन की या गैस टरबाइन पावर प्लांट की ऑपरेटिंग कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट या उसको चलाने का खर्चा कम आएगा यदि थर्मल एफिशिएंसी हाई हो। साथ ही साथ गैस टरबाइन पावर प्लांट का हमारा इनिशियल कॉस्ट, प्रारंभिक लागत कम आएगा यदि वर्क रेशियो हाई हो। अब ये थर्मल एफिशिएंसी और वर्क रेशियो क्या होता है हम लोग पीछे देख चुके हैं। अब हम लोगों ने इसमें देखा था कि थर्मल इंप्रूवमेंट के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। एक को हम लोग कहते थे इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग से हम लोग क्या करते हैं? सर इंटरकूलिंग से हम लोग वर्क रेशियो को बढ़ाते हैं। दूसरा तरीका था रीहीटिंग। रीहीटिंग से हम लोग क्या करते हैं? सर रीहीटिंग से भी हम लोग वर्क रेशियो को बढ़ाते हैं। अरे भाई दोनों में वर्क रेशियो बढ़ाते हो तो फर्क क्या है? सर फर्क यह है कि इंटरकूलिंग में हम कंप्रेसर वर्क को घटा के वर्क रेशियो बढ़ाते हैं। जो कंप्रेसर वर्क नेगेटिव वर्क है सर, हमारे जेब से जाता है, तो अपना जो जेब से जा रहा है उसको हम कम करते हैं और वर्क रेशियो बढ़ जाता है। जबकि रीहीटिंग में हम लोग कंप्रेसर वर्क पे कुछ नहीं करते, जैसे का है वैसे ही रहता है, लेकिन हम यहां पे टरबाइन वर्क को बढ़ाते हैं। परंतु इन दोनों ही तरीके से कंप्रेसर वर्क को घटा लें तो वर्क रेशियो बढ़ जाएगा। वो तरीका इंटरकूलिंग है जो लास्ट टर्न पे देखा है। और अगर हम कंप्रेसर वर्क को ना घटाएं, जैसा है वैसे ही रहने दें, हम टरबाइन वर्क को बढ़ा लें, कैसे? रीहीटिंग करके, तो भी वर्क रेशियो बढ़ जाएगा। परंतु इन दोनों तरीके से वर्क रेशियो निश्चित तौर से बढ़ेगा। थर्मल एफिशिएंसी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर थर्मल एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हम लोग लास्ट टर्न पे बात की थी, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हमारे पास तरीका है रीजनरेशन। इस रीजनरेशन में हम लोग क्या करते हैं? इस रीजनरेशन में हम लोग जो हीट ऐड हो रही है, जो हम हीट ऐड कर रहे हैं, उसको घटाने का प्रयास करते हैं। अब बेटा हम लोग लास्ट टर्न पे इंटरकूलिंग को देख चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रीहीटिंग। तो रीहीटिंग क्या है? गैस टरबाइन पावर प्लांट की थर्मल इंप्रूवमेंट करने का एक तरीका है। थर्मल इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है? सर उसके वर्क रेशियो को बढ़ाने का एक तरीका है। वर्क रेशियो कैसे बढ़ जाता है? क्या कंप्रेसर वर्क घट जाता है? नहीं सर, जब रीहीटिंग करते हैं तो कंप्रेसर वर्क जैसे का तैसा रहता है, टरबाइन वर्क बढ़ जाता है। तो आइए हम लोग आज के टॉपिक पे चलते हैं, रीहीटिंग। बेटा हम लोगों ने देखा है जो हमारा वर्क रेशियो होता है वो क्या होता है? वर्क रेशियो होता है डब्ल्यू नेट। मीन्स हमें जो गैस टरबाइन प्लांट से नेटवर्क मिल रहा है। नेटवर्क क्या होता है? सर जो हमें टरबाइन देती है, परंतु इसको चलाने के लिए हमें कंबस्टन गैसेस चाहिए होती है, गरम गरम, और इन कंबस्टन गैसेस को प्राप्त करने के लिए इसमें कंप्रेसर एयर भेजते हैं। तो कंप्रेसर में जो वर्क खर्च हुआ है और टरबाइन में जो मिला है, तो टरबाइन में जो वर्क मिला है उसमें से खर्चा निकाल दें तो जो बचता है वो हमारा नेटवर्क होता है। तो डब्ल्यू नेट, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू टी, इसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू टी। तो ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू टी बटे डब्ल्यू टी 1 माइनस डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू टी। इसका मतलब कि अब अगर हमें वर्क रेशियो बढ़ाना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो था कि अगर ये चीज कांस्टेंट रहे, ये चीज कांस्टेंट रहे, मतलब इसको हम ना टच करें, टरबाइन वर्क वही रहे और कंप्रेसर वर्क घट जाए। तो अगर ये कांस्टेंट रहे, ये चीज घट जाए तो ये फैक्टर छोटा हो जाएगा। ये फैक्टर छोटा हो जाएगा तो 1 में से स्मॉलर घटाएंगे तो बड़ा मिलेगा, वर्क रेशियो बढ़ जाएगा। परंतु ये तरीका हम लोग देख चुके हैं, इसको बोलते हैं इंटरकूलिंग। तो ये तो इंटरकूलिंग का तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 1 माइनस डब्ल्यू सी बाई डब्ल्यू टी में से ये कंप्रेसर वर्क कांस्टेंट रहे। मींस हम कंप्रेसर वर्क को ना छेड़े, सिंगल स्टेज में कंप्रेशन कर दें, उसको तोड़े नहीं, हम बल्कि करें क्या? टरबाइन वर्क को बढ़ा लें।
अब अगर सेम कांस्टेंट क्वांटिटी में बड़ी चीज से भाग देंगे, टरबाइन वर्क बढ़ गया है तो इफेक्टर छोटा हो जाएगा, इफेक्टर छोटा हो जाएगा तो 1 में से स्मॉलर घटाएंगे तो बड़ा आएगा। इसका मतलब हम लोग सीखने जा रहे हैं वर्क रेशियो को बढ़ाने का वो तरीका जिसमें टरबाइन वर्क को बढ़ा के, कंप्रेसर वर्क को कांस्टेंट रख के टरबाइन वर्क को बढ़ा के वर्क रेशियो बढ़ाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रीहीटिंग। आइए जरा देखते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, ये है हमारा रीहीटिंग का कॉन्सेप्ट। सर इसमें टरबाइन वर्क कैसे बढ़ जाता है? तो बेटा देखो, जिस तरह से तुमने कंप्रेसर में सिंगल स्टेज कंप्रेशन ना करके, कंप्रेसर में क्या किया था, कंप्रेसर में तुमने सिंगल स्टेज कंप्रेशन मींस 1 बार से 6 बार तक एक बार न जाके तुम क्या किए थे, 1 से मान लीजिए 1 बार से 9 बार जाना था, तो 1 से 9 बार एक साथ जाते तो ज्यादा वर्क लगता, तो तुम क्या किए थे बुद्धिमानी, तुम 1 से गए थे 3 बार, फिर 3 बार पे एयर को ठंडा किए थे और फिर 3 से गए थे 9 बार। ऐसा करने से क्या हुआ था, तुम 1 बार से 9 बार तो पहुंच गए थे लेकिन टुकड़े में गए थे, तो तुमने कंप्रेशन को तोड़ दिया था और ऐसा करने से कंप्रेसर वर्क बचा था। इसी का उल्टा कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम टरबाइन में पहले क्या करते हैं, हम अगर हमारी सिंगल स्टेज टरबाइन थी तो हम उसमें 9 बार से 1 बार तक एक बार एक्सपेंड कर रहे थे और इस दौरान हमें जो टरबाइन वर्क मिलता था। अब हम क्या करेंगे, 9 से एक बार एक साथ एक्सपेंड नहीं करेंगे, 9 से एक्सपेंड करेंगे उसको मान लीजिए 3 बार तक, और जब 3 बार पे आ जाएगा तो उसको कांस्टेंट प्रेशर पे पुनः रीहीट कर देंगे उसी तापमान तक, और वहां पे फिर 3 बार से उसको एक्सपेंड करेंगे 1 बार। अब ऐसा करने से क्या हुआ, हम 9 से 1 बार तक तो आ गए लेकिन हम 2 टुकड़े में आए, तो हमने एक्सपेंशन को तोड़ दिया। सिंगल स्टेज एक्सपेंशन की जगह हमने मल्टी स्टेज एक्सपेंशन कर दिया। तो इसका मतलब जब कंप्रेशन को तोड़ दिया था तो फायदा हुआ था, लगने वाला वर्क कम हो गया था, उसको कहा था इंटरकूलिंग। अगर एक्सपेंशन को, टरबाइन में हो रहा एक्सपेंशन को तोड़ दिया जाए, एक से अधिक स्टेज में एक्सपेंशन किया जाए तो मिलने वाला टरबाइन वर्क बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है थोड़ा सा देखेंगे हम लोग तो क्लियर हो जाएगा। पीछे वही बात है कि जो हमारी टीएस डायग्राम पे, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे जो हमारी लाइनें होती हैं वो डाइवर्स करती हैं, ये हमने लास्ट टाइम पे आपको बताया था। और चूंकि डाइवर्स करती हैं तो इसी की वजह से हमें टरबाइन वर्क ज्यादा मिलता है। कैसे मिलता है अभी डायग्राम में क्लियर होगा। लेकिन आइए सबसे पहले रीहीटिंग वाली गैस टरबाइन पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम देखें। अब देखिए बेटा, इसमें कंप्रेसर एक है सिंगल, 1 से 9 कंप्रेस कर दिया एक ही बार में, हमने इसको तोड़ा नहीं, क्योंकि तोड़ देंगे तो इंटरकूलिंग कहलाएगा। हम इंटरकूलिंग नहीं सीख रहे हैं, हम रीहीटिंग सीख रहे हैं। तो कंप्रेसर में 1 बार की एयर आई, 9 बार की बन गई। अभी 9 बार की एयर गई कंप्रेसर में, हमने यहां पे फ्यूल जलाया। अब हमारे पास यहां पे क्या मिला, कांस्टेंट प्रेशर पे हमने हीट ऐड कर दी। यहां पे हमें मिला 9 बार की हाई टेम्परेचर की, हाई एंथैल्पी की गैस। अब क्या होता था, 9 बार की एयर को हम लोग 1 बार तक एक्सपेंड कर देते थे एक ही टरबाइन में। अब हम क्या कर रहे हैं, हम टरबाइन का एक्सपेंशन को तोड़ दे रहे हैं। तो व्हाट इज रीहीटिंग? Reheating is a process in which breaking the expansion into stages. जो एक्सपेंशन है वो एक स्टेज में ना करके एक से ज्यादा स्टेज में कर रहे हैं, 2 स्टेज में करेंगे या 3 स्टेज में करेंगे, लेकिन ध्यान रहे एक स्टेज से एक्सपेंड होने के बाद उसको फिर रीहीट कर देंगे, फिर एक्सपेंड करेंगे, फिर रीहीट कर देंगे, फिर एक्सपेंड करेंगे। ऐसा करने से हमें उसी 9 से 1 बार आएंगे आप, लेकिन स्टेप्स में आएंगे, स्टेजेस में आएंगे तो वर्क ज्यादा मिलेगा। कैसे होता है उसके पीछे ये लॉजिक आएगा। तो यहां पे देखिए बेटा, अब मान लीजिए 9 बार से 3 बार तक एक्सपेंड हुआ, लेकिन जब 9 से 3 बार तक एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर गिर जाएगा, टेम्परेचर गिर जाएगा टीएस डायग्राम पे। तो हम पुनः इसको रीहीट करेंगे रीहीटर में और फिर इसको करेंगे 3 बार से 1 बार। अब देखिए बेटा, जो हमारा एक्सपेंशन था उसको हमने तोड़ दिया। पहले हमारा जो एक्सपेंशन हो रहा था 9 से 1 हो रहा था, अब क्या हो रहा है 9 से 3 और फिर 3 बार पे रीहीटिंग किया और 3 से 1। तो एक्सपेंशन को अगर तोड़ दिया जाए तो टरबाइन वर्क बढ़ जाता है, टरबाइन वर्क बढ़ जाता है। कंप्रेसर वर्क जो सिंगल स्टेज में होता था वही है, तो हमारा वर्क रेशियो बढ़ जाता है क्योंकि डब्ल्यू नेट बढ़ जाता है। सर क्या एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि डब्ल्यू नेट बढ़ गया? सर मैंने कहा नहीं, एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं वो डिपेंड करेगा, जैसे पिछले में इंटरकूलिंग में था, क्योंकि हीट ऐड हो रही वो भी बढ़ जाती है। कैसे होता है आइए देखिए। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ए ब्लॉक डायग्राम। इसमें एक नया एलिमेंट आ गया, क्या आ गया, रीहीटर। वहां पे क्या आ गया था, इंटरकूलर। यहां पे क्या आ गया है, रीहीटर। क्योंकि रीहीटर किसके लिए जरूरत पड़ेगा, सर इसको रीहीट करने के लिए। अच्छा ये कंप्रेसर में दिखाया, सॉरी यहां नहीं, ये 3 से 9 इसको रीहीट करने के लिए तो इंटरकूलिंग दिखा रहे थे ये। ओके आइए अब देखिए इसी चीज को हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए बेटा, हमारे पास एटमॉस्फेरिक एयर आई है 1 पे, हमने इसको 1 से 2 क्या किया,
रिवर्सिबल एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेस कर दिया। अब अगर यहां पे देखिए आप, तो ये हमारी 9 बार की लाइन है, मान लीजिए ये हमारी 1 बार की लाइन है, और ये हमारी इंटरमीडिएट प्रेशर की लाइन है। 1 और 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी कौन सी रहेगी? 3, क्योंकि यहां पे आपको वर्क मैक्सिमम मिलेगा। जैसे वहां पे वर्क मिनिमम खर्च हो रहा था, तो मान लीजिए 3 है, होने को ये बीच में कुछ भी हो सकती है। आइए, अब आपने क्या किया, कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर में आपने क्या किया, एयर को कंप्रेस किया। कहां से कहां किया? 1 बार से 9 बार, क्योंकि अब हम इंटरकूलिंग नहीं कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आप रीहीटिंग का फायदा लेके टरबाइन वर्क बढ़ाइए, आप इंटरकूलिंग करके कंप्रेसर वर्क को कम करिए, तो दोनों तरफ से फायदा होगा। लेकिन अभी हम रीहीटिंग सीख रहे हैं, तो हम मान रहे हैं कि हमने कंप्रेसर को नहीं तोड़ा है। तो 1 बार से 9 बार तक आपने कंप्रेस किया। जब 1 बार से 9 बार तक कंप्रेस किया, तो हम लोग जब कंप्रेसर में कंप्रेस करते हैं, तो आदर्श रूप में जो एक्सपेंशन है उसको मानते हैं हम लोग रिवर्सिबल एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो व्हाट इज 1-2 है कंप्रेसर में हो रहा प्रोसेस। अब चूंकि यहां पे एक ही कंप्रेसर है, तो यहां C1 C2 लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखा सीधे सीधे C का मतलब कंप्रेसर। इसमें क्या होगा? रिवर्सिबल एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ एयर। कहां से कहां? सर लो प्रेशर से हाई प्रेशर, बीच वाला नहीं। मींस एक तरह से उदाहरण के तौर पे 1 से लेके 9। तो नाउ व्हाट इज दिस 1-2? इस दौरान क्या होगा? कंप्रेसर वर्क लगेगा। कितना लगेगा सर? 1 से 9 करने में जो भी वर्क लगेगा, WC। अब हमारे पास यहां पे क्या है? 9 बार की एयर है। अब जब हम कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेशन के दौरान थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक जब कंप्रेस करेंगे बेटा, तो जो आपने वर्क किया है ये हीट के रूप में बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि दीवारें एडियाबेटिक है और रिवर्सिबल है, तो घर्षण की वजह से भी बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आप वर्क करेंगे वो हीट के रूप में स्टोर होगा और इसका टेम्परेचर को बढ़ा देगा। अब यहां पे क्या आएगा? कंबस्शन चैम्बर में क्या आएगा? कंबस्शन चैम्बर में 9 बार की या तुलनात्मक रूप से हाई प्रेशर की, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर की एयर आएगी। अब तुमने क्या किया, ये जो 9 बार की एयर है, इस पे कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब तुमने प्रेशर नहीं गिराया, 9 बार की एयर में जो ऑक्सीजन है इसमें फ्यूल डाल के तो जला दिया। जब फ्यूल जलेगा तो फ्यूल का जलना क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फ्यूल मतलब कौन सा? फॉसिल फ्यूल, कोई तेल डाल के जला दिया। अब उससे हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो 2 से 3 क्या होगा? 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे। किस प्रेशर पे? 2 से 3 जो होगा कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब 9 बार वाला प्रेशर। तो कंबस्शन चैम्बर में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। हीट ऐड करेंगे, जब हीट ऐड करेंगे क्या होगा बेटा? एंट्रोपी भी बढ़ेगी। 2 से 3 में एंट्रोपी भी बढ़ेगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सो 2 से 3 में क्या हो रहा है? 2 से 3 में हीट ऐड हो रही है। क्यों ऐड हो रही है? क्योंकि फ्यूल जला रहे हैं। फलस्वरूप क्या हो रहा है? प्रेशर तो कांस्टेंट है 9 बार, तो 2 से 3 में क्या होगा? 2 से 3 में प्रेशर तो कांस्टेंट है, परंतु हीट ऐड हो रही है। हीट ऐड होने से कंबस्शन गैस बन रही है, टेम्परेचर भी हाई है और एंट्रोपी भी हाई हो रही है। हीट ऐड होती है तो एंट्रोपी बढ़ती है, परंतु प्रेशर 9 बार है। अब हमारे पास यहां पे क्या है? 9 बार की हाई टेम्परेचर की, हाई इंथैल्पी की कंबशन गैसेस। अब हम इनको 9 बार की गैस को टरबाइन में लाते थे पहले, सिंपल गैस टरबाइन में, और 9 से 1 एक्सपेंड कर देते थे। अब हम सिर्फ आपसे कह रहे हैं कि इसको एक्सपेंड तो करिए, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंड करिए, लेकिन 9 से 1 मत कीजिए, इसको तोड़ दीजिए। तो सर 9 से 3 कर ले? मैंने कहा यस। तो हमने यहां पे क्या किया? ये हमारी एक तरह से टरबाइन 1 है। टरबाइन 1 मतलब 9 से 3 और फिर ये 3 बार पे। तो अब यहां पे 9 से 3 हमने एक्सपेंड किया। तो अब देखिए 9 बार की एयर को हमने इंटरमीडिएट प्रेशर, अब फिलहाल हमने इंटरमीडिएट प्रेशर को 3 माना है, आप चाहे तो इसको कुछ और भी मान सकते हैं। 3 बेस्ट है इसलिए हमने माना है। तो 3 से 4 क्या होगा? 3 से 4 एक्सपेंशन होगा। किसमें? इस वाली टरबाइन में। अब एक ये टरबाइन है और एक ये टरबाइन है। यहां पे एक्सपेंशन होगा 9 बार से 3 बार और यहां पे होगा 3 बार से 1 बार। यहां पे प्रेशर क्या है? 3 से 1 और यहां पे क्या है? 9 से 3। तो तुलनात्मक रूप से यहां पे प्रेशर ज्यादा है, गिर तो रहा है बट 9 से 3 आ रहा है, यहां पे 3 से 1 आ रहा है। तो हम कहेंगे इसको हाई प्रेशर टरबाइन, इसको बोलेंगे लो प्रेशर टरबाइन। तो 3 से 4 क्या है? एक्सपेंशन। किसका? कंबशन गैस का। किसमें? हाई प्रेशर टरबाइन में। कहां से कहां तक? सर हाई प्रेशर से इंटरमीडिएट प्रेशर तक। तो बेटा 9 बार से 3 बार, क्या कह सकते हैं? हाई प्रेशर से इंटरमीडिएट प्रेशर तक क्या होगा? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। इस दौरान हमें क्या होगा? वर्क मिलेगा। लेकिन कौन सा वर्क मिलेगा? WT1, हाई प्रेशर टरबाइन से जो वर्क मिलेगा ये। अब इसके बाद हमारी जो एयर है, अब जब यहां जब हमारी गैस है, इस गैस का प्रेशर 9 बार था और टेम्परेचर ये था, तो इंथैल्पी हाई थी। अब ये एक्सपेंड हो गई है, एक्सपेंड हुई तो प्रेशर गिरा है। प्रेशर गिरने के साथ साथ क्या हुआ है? देखो बेटा टेम्परेचर भी गिर गया। अब टेम्परेचर क्या है? ये, और इंथैल्पी भी गिर गई है। जो इंथैल्पी में गिरावट है वो क्या हुई है? वर्क के रूप में कन्वर्ट हुई। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? यहां पे हमें वर्क मिलेगा।
अब ये वर्क अभी पूरा वर्क नहीं है, ये इस टरबाइन में मिला वर्क है, लेकिन इस दौरान हमारी जो गैस है उसका टेम्परेचर गिर गया है। गिर के एकदम नीचे तो नहीं आया है, परंतु जो था उससे गिर गया है, उसका टेम्परेचर भी गिर गया है, इंथैल्पी भी गिर गई। अब हम इसको इंटरमीडिएट प्रेशर, जो कि हमारे इस केस में 3 बार है, 3 बार पे रीहीट करेंगे। अब हम इसको 3 बार पे ले आए। अब यहां 3 बार की इस कंबस्शन गैस में हमने फिर से फ्यूल जलाया। अब जब फिर हमने फ्यूल जलाया तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसकी इंथैल्पी बढ़ी, प्रेशर वही है 3 बार, तो 3 बार पे ही हमने इसको रीहीट किया। अब ध्यान दीजिए बेटा, 3 बार पे जब आप रीहीट करेंगे तो इस दौरान कोई वर्क नहीं मिलेगा, बल्कि आपका हीट खर्च होगा। तो यहां पे क्या है 4 पे 3 बार की कंबशन गैस, यहां पे क्या है 5 पे 3 बार की कंबशन गैस, लेकिन इसका टेम्परेचर हाई है क्योंकि इसमें आपने और फ्यूल जलाया है। अब आपके पास यहां पे क्या है, सर इसको कहां तक रीहीट किया? मैंने कहा इसको ओरिजिनल टेम्परेचर जो हमारा पहले वाला था वहां तक रीहीट किया, तो यहां पे क्या होगा, हीट खर्च होगा। अब हीट 2 जगह खर्च हो रहा है। कंबशन चैम्बर में तो हीट पहले भी खर्च होता था, अभी भी हो रहा है, परंतु अब आपने जब हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंड किया है, उसके बाद आप रीहीट कर रहे हैं रीहीटर में, तो यहां पे हीट फिर से खर्च हो रही है, ये कहलाएगी रीहीटर की हीट। तो इस केस में हीट ज्यादा खर्च हो। अब आपके पास क्या है, अब इंटरमीडिएट प्रेशर, जो कि हमारे इस उदाहरण में 3 बार है, 3 बार की एयर है या कंबशन गैस, जो भी कहना चाहें। अब आपने इसको एक्सपेंड किया 3 से 1 तक। अब जब आपने 3 से 1 तक एक्सपेंड किया तो ये क्या कहलाएगा, लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन। इस दौरान क्या होगा, वर्क मिलेगा। अब आपको 2 जगह वर्क मिला, एक बार यहां मिला 3 से 4 में, एक बार मिला 5 से 6 में। ध्यान रहे 4 से 5 में वर्क नहीं मिलेगा, 4 से 5 में प्रेशर कांस्टेंट है और ओपन सिस्टम है, फ्लूइड आया और फ्लूइड निकल गया, तो वर्क क्या होता है, ओपन सिस्टम का इंटीग्रल VdP, और यहां पे चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है 3 बार पे ही एक्सपेंशन वो हीट ऐड हुई है, तो dP विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि प्रेशर इज कांस्टेंट तो वर्क विल बी 0। इसका मतलब 5 से 6 में वर्क मिलेगा। अब हमें वर्क कुछ मिलेगा 3-4 में, कुछ मिलेगा 5-6 में। अब ये वर्क जो है पिछले वर्क से ज्यादा होगा, कैसे होगा अभी देखेंगे। अब हमारे पास यहां पे क्या मिलेगा, सर यहां पे 1 बार की, यहां पे 1 बार की कंबशन गैस है। अब इसको चाहे तो एटमॉस्फेयर में फेंक दीजिए, अगर एटमॉस्फेयर में फेंक देंगे तो ये ओपन साइकिल ब्रेटॉन साइकिल हो जाएगी रीहीटर के साथ, और अगर इसको वापस ले आएंगे आफ्टर कूलर से ठंडा करके तो क्या हो जाएगी, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। तो आपने क्या किया, इस 1 बार पे इसको इंटरकूलर में ले गए। अब इंटरकूलर में ले गए तो प्रेशर तो 1 बार रहा, देखिए बेटा प्रेशर तो 1 बार रहा, लेकिन टेम्परेचर गिर रहा है। यहां पे देखो T6 था, टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर गिर के कहां आ गया, जितना एटमॉस्फेयर था। कैसे, सर हमने यहां पे कूलिंग कर दी। किससे कूलिंग करेंगे, सर एटमॉस्फेयर से पानी ले आएंगे या एटमॉस्फेयर से एयर ले आएंगे, भरपूर समय देंगे, तो इसका टेम्परेचर जो है आदर्श रूप से कहां तक आ सकता है, सर आदर्श रूप से इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर तक आ सकता है। प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन आदर्श रूप से आ सकता है। अगर भरपूर समय दिया जाए और भरपूर सरफेस एरिया हो तो ऐसा हो जाएगा। अब नाउ दिस इज योर गैस टरबाइन विथ रीहीटिंग, या गैस टरबाइन जिसमें रीहीटिंग करके टरबाइन वर्क को बढ़ाया गया है। अब देखिए यहां पे 1-2 कंप्रेसर में हुआ वर्क, ये है 1-2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, उदाहरण के तौर पे 1 से 9 बार। नो 2-3 कंबस्टन चैम्बर में हीट ऐड हुई। अभी 3 बार, सॉरी 9 बार पे जो एयर है इस पे 9 बार पे कंबस्टन चैम्बर में हीट ऐड हुई। कितनी हीट ऐड होगी बेटा, 2 से 3 के नीचे का एरिया। क्यों, सर टीएस डायग्राम पे प्रोसेस के नीचे का एरिया हीट दिखाता है, इतनी हीट ऐड होगी 2 से 3। ये कहां पे हीट होगी, कंबस्टन चैम्बर में। अब आपके पास अगला क्या है, 3-4। अब 3-4 ये, अब 3-4 देखिए 3-4 है टरबाइन 1 एक तरह से। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एचपीटी। एचपीटी का मतलब हाई प्रेशर टरबाइन, क्योंकि यहां पे प्रेशर कितना है 9 से 3 आ रहा है, यहां पे वर्क मिलेगा। तो अब ये देखिए बेटा, ये था आपका हीट एडिशन, अब यहां पे है ये वर्क। ये जो वर्क मिलेगा, अगर पीवी डायग्राम होता तो इसके लेफ्ट का एरिया होता, लेकिन ये वर्क मिलेगा बेटा इस दोनों में एंथैल्पी में जो डिफरेंस होगा ये वर्क होगा। ये कैसा एक्सपेंशन होगा सर, आइसेंट्रोपिक या बोलिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक। बट कहां से कहां, सर 9 बार से इंटरमीडिएट प्रेशर तक। उदाहरण के तौर पे यहां पे जो हमने लिया है 9 बार से 3 बार तक, ये हो गया 3-4। अब ये 4 पे निकलेगा, ये किस प्रेशर पे है, ये है इंटरमीडिएट प्रेशर 4 से 5। अब ये 4 पे जाएगा, रीहीटर में निकलेगा 5 पे, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा, इंटरमीडिएट प्रेशर, या एक तरह से कह सकते हैं 3 बार। तो अब ये गया रीहीटर में। अब उसी 3 बार प्रेशर पे आपने इसको रीहीट किया। अब रीहीट कर रहे हैं तो आप फ्यूल खर्च कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंथैल्पी बढ़ रही। कहां तक रीहीट करेंगे, सर
जो पहले का तापमान था वहां तक ले आएंगे, इसको रीहीट किया ओरिजिनल टेम्परेचर तक। इसमें हीट खर्च होगी, यस सर, आपने ही बोली। अब 4-5 क्या है, रीहीटर में रीहीटिंग की गई, तो क्या बोले कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग। देखिए बेटा, यहां पे भी कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग थी, यहां पे भी कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग है, परंतु यहां पे जो कांस्टेंट प्रेशर था वो 9 बार था, यहां हाई प्रेशर था। यहां पे जो प्रेशर है वो भी कांस्टेंट है, परंतु 9 बार नहीं है, 3 बार है, या इंटरमीडिएट प्रेशर है, जो भी आपने यहां पे तोड़ा है। 9 से 3 तो 9 से 3, 9 से 5 तो 9 से 5, तो ये 3 बार पे, तो दोनों आइसोबेरिक हीटिंग हो रही है। ये कंबशन चैम्बर में है, ये रीहीटर में। अब आपके पास क्या आ गया, 5 पे क्या है आपके पास सर, 3 बार की या इंटरमीडिएट प्रेशर जो भी है उसकी हाई टेम्परेचर हाई एंथैल्पी की एयर, अभी 3 बार की है, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, यहां पे 3 बार की एयर को 1 बार तक एक्सपेंड किया। किसमें किया, T2 में। ये क्या है, 5 से 6 T2 क्या है, लो प्रेशर टर्बाइन। क्यों भाई लो प्रेशर, चूंकि यहां पे सर 3 से 1 बार एक्सपेंड कर रहे हैं। अब आप 3 से 1 बार एक्सपेंड करेंगे, ये क्या हो गया आपका, लो प्रेशर टर्बाइन में एक्सपेंशन, लो प्रेशर टर्बाइन में एक्सपेंशन। अब आपका 5 से 6 जो है, तो 5 से 6 क्या होगा सर भाई, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, या कह लीजिए आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन एलपीटी। तो ये एलपीटी, ये एचपीटी, ये रीहीटर, ये कंबशन चैम्बर और ये कंप्रेसर। तो आपने क्या किया, इस सेक्शन में चेंज किया, मतलब जो एक्सपेंशन था वो एक बार में ना होके, पहले आप ऐसे कर लेते थे एक्सपेंशन, एक ही बार में 9 बार से 1 बार तक गिरा देते थे जब आपकी सिंपल गैस टर्बाइन थी, जहां पे सिंगल स्टेज था। अब आपने इस एक्सपेंशन को एक बार में ना करके 2 बार में कर दिया। ऐसा करने से हमको फायदा मिला, क्या फायदा मिला, कि हमारा टर्बाइन वर्क बढ़ गया। कैसे बढ़ गया आपके समझ में आया होगा, नहीं आया तो अभी मैं चलूंगा। तो अभी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे गैस टर्बाइन में रीहीटिंग जो है उससे हम करते क्या है सर, रीहीटिंग करके हम अपने गैस टर्बाइन का बोल लीजिए सर, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं गैस टर्बाइन तो आप ये समझ रहे हैं, नहीं एक्चुअली सर इसमें क्या होता है, कंबशन चैम्बर से गैस आती है गरम गरम, कंबशन चैम्बर में कहां से सर, कंप्रेसर से आती है। तो एक्चुअली गैस टर्बाइन का मतलब गैस टर्बाइन पावर प्लांट का, गैस टर्बाइन पावर प्लांट का हम वर्क रेशियो बढ़ाते हैं, परंतु टर्बाइन वर्क को बढ़ा के। टर्बाइन वर्क कैसे बढ़ाते हैं सर, जो सिंगल स्टेज एक्सपेंशन था हाई प्रेशर 9 बार से 1 बार उदाहरण के लिए, उसको हम एक से ज्यादा स्टेज में तोड़ देते हैं, मान लीजिए 2 स्टेज में, तो 9 से बीच का कोई प्रेशर मान लीजिए 3 तक, और फिर 3 पे रीहीट कर देते हैं उसी टेम्परेचर तक, फिर 3 से 1। ऐसा करने से हमारा टर्बाइन वर्क बढ़ जाता है। अब वो कैसे बढ़ रहा है, अब एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आता है गैस टर्बाइन में रीहीटिंग होने से होता है, ये होता है, ये होता है, तो सारे फैक्टर आपको दिखाई देंगे टीएस डायग्राम पे। आइए हम लोग देखने जा रहे हैं कंक्लूजन कि रीहीटिंग होने से क्या होता है। आइए सबसे पहले कंक्लूजन, सबसे पहला तो क्या होता है, टर्बाइन वर्क बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ जाता है, पहले भी 9 से 1 बार एक्सपेंड हो रहा था, अभी भी सर 9 से 3 हो रहा है, और फिर 3 से 1 हो रहा है। सर एक्सपेंशन तो उतना ही हो रहा है, मैंने कहा एक्सपेंशन तो उतना ही हो रहा है, लेकिन टर्बाइन वर्क बढ़ जा रहा है। कैसे बढ़ जा रहा है, आइए देखिए। पहले एक्सपेंशन होता था तो ये थी हमारा 9 बार पे, और ये हमारा एक्सपेंड होता था ऐसे, तो हमें जो वर्क मिलता था वो मिलता था दिस प्लस दिस। अगर हम कहें तो यहां से यहां तक इंथैल्पी में परिवर्तन, और फिर यहां से यहां। अब बेटा हम लोग जानते हैं जो इंथैल्पी होती है डेल्टा एच, ये होती है mCp/dT थर्मोडायनेमिक, और m अगर 1 kg है ये हो जाता है Cp/dT। अगर हम कह रहे हैं इंथैल्पी में परिवर्तन तो H3 - H4 प्लस H4 - H4 डैश, और H3 - H4 का मतलब क्या हो गया, H3 - H4 का मतलब इंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा 3 से 4 में, ये क्या हो जाएगा Cp/T3 - T4। ये वर्क मिल रहा था इस दौरान, और फिर क्या हो रहा था 4 से 4 डैश, तो ये क्या हो रहा था H4 - H4 डैश, तो ये क्या हो जाता था Cp/T4 - T4 डैश। इतना वर्क हमें मिलता था, दिस प्लस दिस। अब क्या हो रहा, अब हम इसको एक साथ एक्सपेंड नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले यहां से यहां तक एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये वर्क तो मिलेगा, उसके बाद हम ये वाला वर्क नहीं ले रहे हैं, हम इसको एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं नीचे, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको रीहीट कर दे रहे हैं, रीहीट करके हम यहां पहुंच जा रहे हैं, फिर इसको हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं। तो अब जो वर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, दिस प्लस ये नहीं, दिस प्लस दिस। अब ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा Cp/T3 - T4 प्लस Cp/T3 - T4, क्योंकि DH बराबर क्या है, mCp/dT। किसके लिए सर, सभी प्रोसेस के लिए। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है कि किसी भी प्रोसेस के लिए हम लोग लेंगे तो दिस इज ए पॉइंट फंक्शन। इंथैल्पी में परिवर्तन क्या है, प्रॉपर्टी में परिवर्तन, और प्रॉपर्टी में परिवर्तन
प्रोसेस पे या पाथ पे निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर करता है? एंड स्टेट्स पे। इट इज ए पॉइंट फंक्शन। तो अब बेटा H3 माइनस H4 बराबर DH, H3 माइनस H4 बराबर हो जाएगा CP T3 माइनस T4। पहले भी था, अभी भी है। अब आपका प्लस क्या हो जाएगा? CP T5 माइनस T6। अब देखिए ये जो T5 माइनस T6 है, ये है T5 माइनस T6, उसी में 3 से 1 में। और ये क्या है? ये है 4 माइनस 4 डैश। अब चूंकि ये डाइवर्जिंग पोर्शन पे है तो ये इंटरसेप्ट जो है इससे ज्यादा है। तो पहले था दिस प्लस दिस, अब है दिस प्लस दिस, तो ये हमेशा क्या होगा? इससे ज्यादा होगा। यही चीज लिखी गई है। इसका मतलब कि टरबाइन वर्क ज्यादा होगा एक्सपेंशन करने की वजह से, मल्टी स्टेज एक्सपेंशन करने की वजह से। ओके, आई दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सर कंप्रेसर वर्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने कहा भाई आपने जो कुछ किया है यहां फर्क किया है। कंप्रेसर में तो आपने तोड़ा नहीं है, पीछे देख चुके हैं। कंप्रेसर में तोड़े होते तो कंप्रेसर वर्क घट जाता। तो अभी हम रीहीटिंग पढ़ रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं कंप्रेसर वर्क को हमने नहीं छुआ, जैसा था वैसे ही सिंगल स्टेज। तो अगर रीहीटिंग करोगे सिर्फ तो कंप्रेसर वर्क जितना था उतना ही लगेगा। 1 से 9 तुम गए हो तो कंप्रेसर वर्क कांस्टेंट रहेगा, टरबाइन वर्क बढ़ेगा। सर नेटवर्क क्या होगा? मैंने कहा नेटवर्क बढ़ जाएगा। सर नेटवर्क कैसे बढ़ जाएगा? कंप्रेसर वर्क तो भाई मैंने कहा नेटवर्क मतलब होता है WT माइनस WC। ये चीज तो कांस्टेंट है। मान लो 10 जूल था तो 10 जूल है। पहले ये 80 था, 80 माइनस 10 70। अभी 80 से 90 हो गया, 90 माइनस 10 80। तो WT बढ़ गया, WC कांस्टेंट है तो W नेट बढ़ गया। तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में आए। तो गैस टरबाइन में रीहीटिंग में क्या होता है? टरबाइन वर्क बढ़ जाता है। कंप्रेसर वर्क क्या होता है? कंप्रेसर वर्क वही रहता है। W नेट क्या होता है? सर W नेट बढ़ जाता है। अब सर W नेट बढ़ जाने से क्या वर्क रेशियो पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने कहा वर्क रेशियो क्या होता है? देखो वर्क रेशियो बराबर W नेट अपॉन WT। W नेट बराबर WT माइनस WC अपॉन WT, तो 1 माइनस WC बाई WT। अब ये चीज कांस्टेंट है और ये चीज बढ़ गई है। ये कांस्टेंट है, बड़ी चीज से भाग दोगे तो फैक्टर छोटा हो गया। 1 माइनस स्मॉलर भी बिगर। अगर टरबाइन वर्क बढ़ जाएगा, कंप्रेसर वर्क वही रहेगा, तो वर्क रेशियो भी बढ़ जाएगा। अब सर वर्क रेशियो बढ़ रहा है, W नेट बढ़, सर वर्क बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी बढ़ गई। मैंने कहा नहीं भाई, वर्क बढ़ गया तो एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं कह सकते। देखिए एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी है W नेट और हीट एडेड का रेशियो। सर ये तो बढ़ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन क्या एफिशिएंसी W नेट है? नहीं सर, एफिशिएंसी है W नेट बाई QA। तो हम एफिशिएंसी के बारे में तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक हमें ये ना समझ में आए कि रीहीटिंग में Q जो ऐड हो रही थी वो बढ़ गई कि घट गई। तो आइए देखें हीट एडिशन। हीट एडिशन देखो पहले की तुलना में बढ़ गया। पहले क्या था? ये कंप्रेसर, ये कंबशन चैम्बर में हीट एडिशन, ये एक्सपेंशन और ये आफ्टर कूलम हीट रिएक्शन। तो कितनी हीट ऐड होती थी? 2 3 के नीचे का एरिया, इतनी हीट ऐड होती थी। पहले इतनी हीट ऐड होती थी। अब क्या हो रहा है? सर अब हम एक साथ एक्सपेंशन तो कर नहीं रहे हैं, बल्कि अब तो हम जानते हैं क्या कर रहे हैं। क्या हो गया? तो भाई अब हम कर क्या रहे हैं बेटा? देखो जरा सा, थोड़ा सा ये। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं? बल्कि अब हम 2 से 3 कंबशन चैम्बर में हीट ऐड कर रहे हैं और एक्सपेंड कर रहे हैं 3 से 4। इसके बाद 4 से 5 फिर हीट ऐड कर रहे हैं और एक्सपेंड कर रहे हैं 5 से 6। तो अब हम हीट 2 जगह ऐड कर रहे हैं। एक हम हीट ऐड कर रहे हैं इसमें कंबशन चैम्बर में, इतनी, ये तो हो गई कंबशन चैम्बर में जो हीट ऐड हुई। इसके बाद हम हीट ऐड कर रहे हैं ये वाली, एक तरह से आप समझ सकते हैं ये वाली। ये कौन सी है? रीहीटर में जो हीट ऐड हो रही है। तो पहले की तुलना में वर्क तो बढ़ा है टरबाइन वर्क बढ़ने से, पर साथ साथ हीट एडिशन भी बढ़ा है। तो हीट एडिशन अब जो है क्या है? QA डैश। ये कंबशन चैम्बर में जो हीट ऐड हो रही थी वो तो हो ही रही है, परंतु अब हमें रीहीटर में भी हीट ऐड करनी पड़ रही है। इसका मतलब अब थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी? सर थर्मल एफिशिएंसी होती है W नेट अपॉन QA, जैसे पीछे इंटरकूलिंग में था। सर अब ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों के बढ़ने की रफ्तार कैसे है। मैंने बताया था 10 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं 100 बच्चे में। अब ये 20 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं 200 बच्चे में, दोनों की बढ़ने की रफ्तार दुगनी हो गई, एफिशिएंसी 10 की 10 रहेगी। इसकी बढ़ने की रफ्तार ज्यादा है, इसके बढ़ने की रफ्तार कम है, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसके बढ़ने की रफ्तार कम है, इसके बढ़ने की रफ्तार ज्यादा है, एफिशिएंसी घट जाएगी। इसका मतलब रीहीटिंग में वर्क रेशियो बढ़ेगा, ये निश्चित है। टरबाइन वर्क बढ़ेगा, ये निश्चित है। कंप्रेसर वर्क कांस्टेंट रहेगा, ये निश्चित है। W नेट बढ़ेगा, ये निश्चित है।
हीट एडिशन बढ़ेगा निश्चित है, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और कांस्टेंट भी रह सकती है। ये इस पे निर्भर करेगा कि इन दोनों को बढ़ने की रफ्तार कैसी है। अगर दोनों के बढ़ने की रफ्तार सेम है तो एफिशिएंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर डब्ल्यू नेट के बढ़ने की रफ्तार हीट एडिशन के बढ़ने की रफ्तार से कम है तो मानी बात है कि एफिशिएंसी बढ़ेगी, और डब्ल्यू नेट के बढ़ने की रफ्तार हीट एडिशन के बढ़ने की रफ्तार से कम है तो फिर एफिशिएंसी घटेगी। तीनों संभावनाएं अब आए। सर अगर हमें इसको एक्सपेंशन करना है तो सर इंटरमीडिएट प्रेशर क्या होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम फायदा हो। मैंने कहा बेटा देखो, तुम्हें 9 बार से एक बार पहले आते थे तो तुम्हें टरबाइन वर्क मिलता था मान लो 100 जूल। अब हम तुमसे कह रहे हैं 9 से 1 मत आओ, सर 9 से 5 आ जाए, 5 से 1 आ जाए। मैंने कहा ओके सर, वर्क कितना मिलेगा? मैंने कितना मिलेगा मैं तो नहीं जानता, बट 100 से ज्यादा मिलेगा, हो सकता है 110 मिले। सर मान लीजिए 9 से 4 आ जाएं और 4 से 1 आ जाएं तो कितना मिलेगा? मैंने कहा हो सकता है 108 मिले। सर हम बीच वाला प्रेशर या इंटरमीडिएट प्रेशर क्या रखें कि हमें मैक्सिमम वर्क मिल जाए? मैंने कहा देखो, इसके लिए आगे डेरिवेशन करके निकाला जाता है कि अगर आप इंटरमीडिएट प्रेशर, सप्लाई और एग्जिट प्रेशर का ज्योमेट्रिक मीन रखेंगे तो मानी बात है कि आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा। हम इंटरमीडिएट प्रेशर क्या रखते हैं? सप्लाई और एग्जिट का ज्योमेट्रिक मीन। इसका मतलब हम क्या रखेंगे? यहां पे हम यहां पे रखेंगे 9 और यहां पे रखेंगे 1, उधर से आएगा 3। इसीलिए मैं बार बार यहां बोल रहा था ये 9 है, ये 1 है, तो ये 3 होने को ये कुछ भी हो सकता है 4, 5, लेकिन 3 रखोगे तो तुम्हें 9 से 1 के बीच में एक बार तोड़ रहे हो एक्सपेंशन तो अधिकतम वर्क मिलेगा। 3 के अलावा कुछ और रखोगे तो वर्क मिलेगा, 100 से ज्यादा मिलेगा, परंतु वो मैक्सिमम नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने बेटा एक तरह से रीहीटिंग के बारे में पढ़ा। अब रीहीटिंग में क्या होता है? सर वर्क रेशियो बढ़ जाता है। कैसे? टरबाइन वर्क के बढ़ने से। इतनी बात समझ में गई। लेकिन आपने देखा, चाहे आप बात करें रीहीटिंग की, चाहे आप बात करें इंटरकूलिंग की, रीहीटिंग में आया कि थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगी, शर्तियां नहीं है, तीनों चीजें पॉसिबल हैं। इसी तरह से हम लोगों ने इंटरकूलिंग में देखा था। अगर इंटरकूलिंग की भी बात करें बेटा, पीछे हम लोगों ने इंटरकूलिंग देखा था कि इंटरकूलिंग में भी क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती है। इसका मतलब अगर आपको गैस टरबाइन की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आप इंटरकूलिंग और रीहीटिंग के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि इंटरकूलिंग और रीहीटिंग में डब्ल्यू नेट बढ़ता है, परंतु डब्ल्यू नेट का बढ़ना यह नहीं है कि एफिशिएंसी बढ़ी। डब्ल्यू नेट के बढ़ने की रफ्तार और हीट एडिशन की रफ्तार को देखा जाएगा, और दोनों ही में हीट एडिशन भी बढ़ता है। तो आइए एक नया तरीका पढ़ें जिसमें शर्तिया रूप से एफिशिएंसी बढ़ती है, उसको बोलते हैं रीजनरेशन। हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चल रहे हैं बेटा, जिसका नाम है रीजनरेशन। आइए थोड़ा सा देखते हैं रीजनरेशन। अब बेटा रीजनरेशन में हम लोग करते क्या है कि जो हीट एनर्जी होती है आउटगोइंग गैसेस की, बेटा आउटगोइंग गैसेस का मतलब समझ रहे हैं? जो टरबाइन से निकल के जा रही हैं। अब देखिए बेटा, टरबाइन से निकल के जो जाती थी, हम करते क्या थे? इसको या तो एटमॉस्फेयर में फेंक देते हैं, या तो ये करते थे एटमॉस्फेयर में फेंक देते थे, या इसको हम लोग आफ्टर कूलर में लाके यहां पे ठंडा करते थे और ठंडा करके वापस ले आते थे। लेकिन ये हीट हम कहां फेंक देते थे? एटमॉस्फेयर में फेंक देते थे। तो बात ये हो रही कि भाई देखिए, आपके कंप्रेसर से जो एयर निकल रही है, इसको आप ले जाते हैं कंबस्टन चैम्बर में और हीट ऐड करते हैं। जब इसको आप हीट ऐड करते हैं तो फ्यूल खर्च होता है, और यहां पे जो गैस निकल रही है ये एटमॉस्फेयर में जा रही है, या आप इसको वापस ला रहे हैं, परंतु यहां आप ठंडा कर रहे हैं। ठंडा इसलिए कर रहे हैं कि आयतन घट जाए। आयतन घट जाए तो हमारे कंप्रेसर में इसको कंप्रेस करने में कम वर्क खर्च हो, जो कि वर्क क्या है? VDP। तो वॉल्यूम कम होगा, तो 1 से 9 बार तक कंप्रेस करने में खर्च कम होगा। तो ये ठंडी कैसे होगी? इससे हीट निकल जाए। तो लोगों ने कहा देखिए साहब, ये है हमारी गैस टरबाइन। देखिए कंप्रेसर में आई इस टेम्परेचर पे, मान लीजिए कंप्रेसर में आई 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब 300 केल्विन पे, और 1 बार पे। मान लीजिए 1 बार है, ये 3 बार है, ये 9 बार है उदाहरण के तौर पे। अब कंप्रेसर में आपने इसको कंप्रेस कर दिया 1 बार से 9 बार तक। जब 1 बार से 9 बार तक किया तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि आप एडियाबेटिक कंप्रेशन कर। तो कंप्रेसर के आउटलेट पे क्या मिलेगा? 9 बार की, देखो 9 है, 9 बार की 350 केल्विन की एयर। लेकिन ये जो टेम्परेचर बढ़ा है, ये इसलिए नहीं बढ़ा है कि आपने हीट ऐड की है। अभी तो आप हीट ऐड करेंगे कंबस्टन चैम्बर में, इसका टेम्परेचर बढ़ के मान लो हो जाएगा 1500 केल्विन। ये है असली हीट एडिशन। ये इसी के बल पे वर्क मिलेगा। तो ये टेम्परेचर क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपने एडियाबेटिक कंप्रेस किया। कंप्रेशन के दौरान आपने हीट को बाहर नहीं जाने दी, दीवारों को पूर्ण ऊष्मारोधी माना है। एक्चुअल केस में थोड़ी बहुत हीट निकल जाती। लेकिन अब
300 से 350 केल्विन हो गया। अब आपने कंबशन चैम्बर में जब हीट ऐड की तो इसका टेम्परेचर मान लीजिए 350 से पहुंच के हो गया 1500 केल्विन। अब आपने इस 1500 केल्विन की एयर को साधारणतः क्या करते थे, सिंगल स्टेज में एक्सपेंड करते। जब मैंने सिंगल स्टेज में इसको एक्सपेंड कर दिया तो सिंगल स्टेज में एक्सपेंड करते थे तो ये निकलती थी ये। अब ये है जो टरबाइन से निकल रही है गैस, उसका टेम्परेचर। अब देखिए ये टेम्परेचर कितना है, जरा देखिए ये टेम्परेचर का अंदाजा लिया जाए रफली तो 350 से ऊपर है। मान लीजिए ये 500 केल्विन है। अब समझिए ये 500 केल्विन है और ठंडा होके होना चाहता है 300 केल्विन, इसमें से हीट निकलनी है और ये 350 केल्विन से 1500 केल्विन तक जाना चाहता है। इसका मतलब कि अगर इस 500 केल्विन वाले से कोई हीट ले ले, चूंकि ये तो एटमॉस्फेयर में फेंकने जा रहा है, ये तो कह रहा है कूलिंग वाटर आओ, एयर आओ और मेरा टेम्परेचर गिराओ, क्योंकि मुझे अब कंप्रेसर में दोबारा जाना है तो मैं आयतन कम लेके जाऊंगा तो कंप्रेसर में वर्क कम खर्च होगा। और चूंकि कंप्रेसर में वर्क खर्च होता है, जब भी कोई चीज खर्च होती है तो हमें कम से कम चाहिए और जब मिलनी होती है तो ज्यादा से ज्यादा चाहिए। हम यहां पे आयतन को घटाना चाहते हैं। आयतन कैसे घटेगा, इसको ठंडा कर दे। ठंडा कैसे होएगा, इससे हीट कोई ले ले और कौन ले लेगा, एटमॉस्फेयर से लाते हो। तो भैया इस एयर ने कहा तुम एटमॉस्फेयर को हीट दे रहे हो, वो तो हीट एटमॉस्फेयर में वेस्ट हो जाएगी। हम 350 केल्विन पे हैं तो क्यों ना एक काम करो कि तुम 350 केल्विन से 500 केल्विन तक पहुंचने में मुझे हीट दे दो और मैं कंबस्टन चैम्बर में जाके 500 केल्विन से 1500 केल्विन के लिए हीट लूंगा। तो क्या होगा, यहां से 350 से 500 केल्विन तक एक तरह से मैं फोकट में मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जो हीट वेस्ट हो रही है 500 केल्विन की एटमॉस्फेयर में 350 में ठंडा होने के लिए, उसको ये ले लेगा। मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं? आप कोई चीज फेंकने जा रहे थे तो स्वीपर ने कहा भाई इसको फेंकोगे तो हम रद्दी निकालोगे तो हम 200 रुपया लेंगे और हमें वो पेपर चाहिए था, इस्तेमाल करना था। तो हमने कहा भैया तुम घबराओ मत, तुम्हारा 200 रुपया बच जाएगा, हम आके सारा बटोर के ले जाएंगे। और हमें वो पेपर मिल गया। उससे हमने अपने घर में जो भी सजाना था, थोड़ा बहुत थल्ले पे लगाना था, यहाँ पे किताबें कॉपी रखते हैं, बढ़िया सजा लिया। तो कहने का मतलब इसकी आउटगोइंग हीट एनर्जी जो वेस्ट एनर्जी थी उससे हमने अपनी एयर बढ़ा। लेकिन अब ऐसी स्थिति में होता क्या है, इसका टेम्परेचर इससे ज्यादा होना जरूरी है। तो होता भी है और जब रीहीटिंग कर देते हैं तो और होता है। देखिए ऐसे तो टेम्परेचर का ये है, पर रीहीटिंग करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां से यहां आओगे, फिर इसको ये करोगे और जब ये करोगे तो ये। अब सोचो रीहीटिंग के केस में आउटगोइंग टेम्परेचर ये होगा, सामान्य केस में ये होगा। तो रीहीटिंग जब करोगे तब तो और गैप हो जाएगा, ये इस पे है और ये इस पे है, तो इतनी हीट गेन कर सकते हो। इसका मतलब रीजनरेशन का फायदा रीहीटिंग के साथ तो और ज्यादा होगा। अगर साधारण सिंपल साइकिल है तो भी होगा, बट रीहीटिंग में और ज्यादा होगा। तो हम लोग यही काम करते हैं। ये इस बात को अब हम लोग स्थापित करने की कोशिश करें। तो रीजनरेशन में हम लोग करते क्या है, जो हम हीट ऐड करते थे कंबस्टन चैम्बर में उसको घटाने की कोशिश करते। कंबस्टन चैम्बर में जो हीट लगेगी तभी तो 1500 केल्विन पहुंचेगा। मैंने कहा बेटा जब हम इसको 300 केल्विन से 1500 केल्विन ले जाते थे मान लो, तो हमारी हीट हम देते थे यहां पे मान लो 800 जूल। अब हम 300 से 500 तक तो ले आएंगे आउटगोइंग वाली एनर्जी से, जो वेस्ट वाली से 500 से ले जाके 1500 पहुंचाएंगे। तो जब 500 से 1500 केल्विन ले जाएंगे तो इतनी 500 से 1500 में कितनी लगे, 800 नहीं लगेगी, हो सकता है 650 जूल लगे। और यहां से यहां तक जो हीट लगेगी सर, यहां से यहां तक कोई हीट नहीं लगेगी। क्यों? तो वो जो आउटगोइंग वेस्ट हीट थी जो टरबाइन से निकल रही थी, जो एटमॉस्फेयर में जा रही थी, वो इसने ले ली। तो इसका मतलब अब हमारी हीट एडिशन कंबस्टन चैम्बर में घट जाएगी। क्या तुम टेम्परेचर उतना प्राप्त नहीं करोगे, उससे कम प्राप्त करोगे? टेम्परेचर उतना ही प्राप्त करेंगे। क्या तुम्हें एयर 300 की जगह हाई टेम्परेचर मिलेगी? सर एयर 300 पे ही मिलेगी, लेकिन एयर 300 से 500 तक पहुंचने के लिए कंबस्टन चैम्बर में फ्यूल नहीं खाएगी। 300 से 500 तक पहुंचने के लिए वो एग्जॉस्ट हीट का इस्तेमाल करेगी टरबाइन से निकलने वाली। उसके बाद 500 से 1500 एक प्रश्न उठ सकता है, सर 500 से 1500 भी हो जाए सर एग्जॉस्ट से? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एग्जॉस्ट वाली का खुद का टेम्परेचर 500 है, तो इसको 1500 कैसे पहुंचा सकती है? ये 500 पे है, 300 वाले को 350 ला सकती है, 400 ला सकती है, 450 लगती है, बहुत करेगी। एफिशिएंट हीट ट्रांसफर होगा, 100% एफिशिएंट होगा तो 500 हो जाएगा। मुझे जितना आता है बेटा, मैंने बताया मुझे इतना आता है, तुम यहां पे हो, तुम इतना पढ़ गए। मैंने बताया बहुत अच्छी तरह से, बड़ी मेहनत से तुम यहां पहुंच गए। मैंने और बताया और अच्छी तरह से, तुम यहां, इससे ऊपर कहां जाओगे? अगर मेरे भरोसे बैठे हो तब तो इससे ऊपर नहीं जा पाओगे। हाँ, अलग से पढ़ रहे हो और किताबें भी पढ़ते हो तो मानी बात जा सकते।
कहने का मतलब इस गैस के भरोसे 500 तक आ जाएंगे। चलिए सर कोई फर्क नहीं, 300 से 500 पहुंच जाएंगे फोकट में, इसके बाद 500 से 1500 पहुंचने के लिए कंबस्शन चैम्बर में हीट देंगे, तो हमारा कंप्रेसर वर्क वही रहेगा, टरबाइन वर्क वही रहेगा। अगर सिंपल साइकिल है, रीहीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो फर्क क्या हो जाएगा, उतना ही वर्क मिलेगा जो पहले मिलता था, परंतु कम हीट से मिलेगा। अगर हीट एडिशन कम हो जाएगा तो हमारा वर्क बढ़ जाएगा। यही चीज दिखाई गई है। अब देखिए बेटा इस ब्लॉक डायग्राम में, ये निकली हमारी, ये आई 1 बार 300 की एयर, यहां से निकली 9 बार 350 की एयर, ये 9 बार 350 की एयर यहां आई। अब ये 9 बार 350 की एयर जब आई तो यहां से निकल रही है। अब यहां पे क्या है, इसका नाम है रीजनरेटर, ये कंबस्शन चैम्बर नहीं है। अब यहां पे आ रही है टरबाइन से निकलने वाली 1 बार की 500 केल्विन की, ये क्या है 1 बार पे है, ये क्या है 9 बार पे है, लेकिन ये 9 बार की 350 केल्विन की है, और ये क्या है 1 बार की 500 केल्विन की है। अब ये 500 केल्विन की है, इधर चलेगी चलेगी चलेगी, और ये 350 की है, तो हीट क्या होगी, उस आउटगोइंग गैसेस से इसको मिलेगी। तो 500 से हीट खोते 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 यहां आते थे 350 हो जाएगी, और ये 350 से 400, 450, 450, पौने 500, 500, अगर परफेक्ट हीट एक्सचेंज हो जाएगा तो ये 550 से 350 हो जाएगी, और 350 से 500। अब ये 500 पे निकलेगी 9 बार पे, अब जाएगी कंबस्शन चैम्बर में, 500 केल्विन से 1500 केल्विन हो जाएगी। तो 500 से 1500 केल्विन पहुंचाने में यहां पे हीट कम खर्च होगी। अब ये 1500 केल्विन और 9 बार की एयर यहां आएगी, यहां 1 बार तक एक्सपेंड करेगी, उतना ही वर्क देगी, 1 से 9 बार तक जाएगी, उतना ही वर्क खाएगी। तो WC वही रहेगा, WT वही रहेगा। जो हीट यहां देते थे वो अब थोड़ी कम लगेगी, क्यों, क्योंकि अब 500 से 1500 पहुंचेंगे। सर 350 से 500 कैसे पहुंचेंगे, 350 से 500 पहुंचेंगे रीजनरेटर में। रीजनरेटर में फ्यूल देना पड़ेगा, नहीं सर, रीजनरेटर में ये गरम गरम आउटगोइंग गैसेस आ रही हैं, इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट हीट या वेस्ट हीट। इस वेस्ट हीट से हम काम कर लेंगे। सर इसी से पूरा गरमा लीजिए, इससे पूरा नहीं गरमा सकते, इससे उतना ही गरमा सकते हैं जो इसका टेम्परेचर है, उससे ज्यादा तो कोई बात नहीं, बची खुची हीट भी मिल जाएगी तो कुछ फायदा तो हो जाएगा। तो आइए बेटा इसको हम लोगों ने पकड़ पाया। अब जरा इसका देखें हम लोग 1 से 2 कंप्रेसर, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अब देखिए असली चीज 2 से 3 रीजनरेटर, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। यहां पे क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड होगी, किससे, आउटगोइंग गैसेस से, लेकिन ये प्रेशर कौन सा होगा 9 बार, ये 1 है ये 9, इसको तोड़ दोगे तो क्या होगा 1 से 3, 3 से 9, तो 9 बार, मतलब कंप्रेसर से फाइनली जब निकलेगी तब, फिर यहां पे रीजनरेटर, उसके बाद कंबस्शन चैम्बर, टरबाइन, ये क्या हो जाएगा 1 बार। तो ये चीजें दिखी हुई है। अब इसका जरा इफेक्ट देखा जाए, आइए कंक्लूजन। सर टरबाइन वर्क पर पड़ेगा, नहीं सर, टरबाइन वर्क पे फर्क तब पड़ेगा जब इस एक्सपेंशन को 2 स्टेज में तोड़ोगे रीहीटिंग करके। अभी हम मान रहे हैं रीजनरेशन में हमने ना तो एक्सपेंशन को तोड़ा है ना कंप्रेशन को तोड़ा है, वो अलग बात है। आप इसको तोड़ दीजिए, टरबाइन वर्क बढ़ जाएगा, आप इसको तोड़ दीजिए, कंप्रेसर वर्क घट जाएगा, और साथ में रीजनरेटर भी लगा दीजिए, हीट एडिशन भी घट जाएगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं रीजनरेटर, तो टरबाइन वर्क कांस्टेंट रहता है रीजनरेशन में, कंप्रेसर वर्क कांस्टेंट रहता है रीजनरेशन में। डब्ल्यू नेट सर, WT सेम है, WC सेम है, तो डब्ल्यू नेट भी सेम रहेगा, क्योंकि डब्ल्यू नेट होता क्या है सर, WT माइनस WC, ये भी 100 था, ये 10 था, ये भी अभी 100 है, ये भी 10 है, तो ये 90 ही आएगा, ये भी कांस्टेंट रहता है। वर्क रेशियो सर, वर्क रेशियो भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वर्क रेशियो होता है 1 माइनस WC/WT। सर इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जब इसकी वजह से कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा था इसको, तो सर फायदा क्या है, मैंने कहा आइए फायदा क्या है। अब देखिए हीट एडिशन घट गया, पहले हीट एडिशन था यहां से लेके यहां तक के नीचे का एरिया, ये मैं दिखाना चाहूं तो पहले था ये प्लस ये, अब कितना हीट ऐड होगा कंबशन चैम्बर में, इतना, ये वाला हीट बच गया, ये जो हीट है ये बच गया। कैसे बच गया सर, ये इसलिए बच गया क्योंकि ये वाली हीट हमें रीजनरेटर में फोकट में मिल जाएगी आउटगोइंग गैसेस से, तो हीट एडिशन घट गया। इससे क्या फर्क पड़ेगा सर, थर्मल एफिशिएंसी पक्का बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी सर, डब्ल्यू नेट वही है जो था, लेकिन हीट एडिशन घट गया, सेम क्वांटिटी में छोटी चीज से भाग देंगे तो बड़ा आएगा। इसका मतलब रीजनरेशन में थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये शर्तिया है। क्या डब्ल्यू नेट बढ़ेगा, नहीं सर, WT बढ़ेगा, नहीं सर, WC बढ़ेगा, नहीं सर। अब आप समझिए हमें करना क्या चाहिए सर, हमें करना चाहिए इंटरकूलिंग, तो WC घट जाएगा, साथ ही साथ हमें रीहीटिंग करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा WT बढ़ जाएगा, साथ ही साथ हमें रीजनरेशन करना चाहिए, इससे क्या होगा सर QA घट जाएगा।
इन सब का रिजल्ट क्या होगा सर? ये और ये मिलके वर्क रेशो को बढ़ाएंगे, ये निश्चित है सर। और ये जनाब जो है थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, तो हमारे दोनों मकसद पूरे हो जाएंगे। मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि अपने गैस टरबाइन में या गैस टरबाइन पावर प्लांट में उसका वर्क रेशियो बढ़ाएं, तो आप इंटरकूलिंग करिए, वर्क रेशियो बढ़ जाएगा। आप रीहीटिंग भी करिए, वर्क रेशियो और बढ़ जाएगा। परंतु ध्यान रहे, वर्क रेशियो तो बढ़ गया और बढ़ गया, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ गई आप कह नहीं सकते। वो केस टू केस वेरी करेगा। और थर्मल एफिशिएंसी भी बढ़ानी है तो रीजनरेशन कर दीजिए, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये है हमारा थर्मल इंप्रूवमेंट ऑफ द गैस टरबाइन बोलो, थर्मल इंप्रूवमेंट ऑफ द गैस टरबाइन पावर प्लांट बोलो, या बोलो थर्मल इंप्रूवमेंट ऑफ द ब्रेटॉन साइकिल बोलो, या कह सकते हो व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस डन इन ब्रेटॉन साइकिल। ब्रेटॉन साइकिल में क्या मॉडिफिकेशन किए जाते हैं जिससे वो और अच्छी हो जाए? अच्छी होने का मतलब क्या है? अच्छी होने का मतलब थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाए, वर्क रेशियो बढ़ जाए। सर उसमें इंटरकूलिंग का, रीहीटिंग का और रीजनरेशन का प्रावधान कर दीजिए। ठीक है जी। बेटा हम लोगों ने गैस टरबाइन के बारे में देख ली। अब बेटा और समझिएगा, बेटा हम लोग के डिप्लोमा में गैस टरबाइन है। अब वो अलग बात है, एग्जाम में आजकल कुछ भी पूछ लेते हैं। वो मानते हैं डिप्लोमा होल्डर को सब कुछ आता है, वो आईएएस गेट की जितनी गाइड है उसमें तो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो अलग बात है। अदरवाइज बेटा जो हम लोग का टॉपिक होता है वो गैस टरबाइन है। अब जो आपके बीटेक का सिलेबस होता है, उस बीटेक के सिलेबस में होता है गैस टरबाइन एंड जेट प्रोपल्शन। जेट प्रोपल्शन। अब हम लोग यहां पे जेट प्रोपल्शन तो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बिल्कुल नहीं आते, और आ रहे हैं तो आप समझिए बीटेक की चीज जबरदस्ती दी जा रही है, और अपने आप में थोड़ा सा हाई लेवल पे जाकर पढ़ाना पड़ता है, और आपको कदा बहुत रेयर कभी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन एक बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है और आपको जानकारी के लिए होना भी चाहिए, तो हम उसको यहां डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हर गाइड में आपको मिलेगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, उस फेमस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन हम जेट प्रोपल्शन आपको पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। जेट प्रोपल्शन का मतलब मैंने बताया जेट प्लेन। आइए थोड़ा सा इसमें समझ में आएगा। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम आपके सामने रख रहे हैं एरोप्लेन। एरोप्लेन का मतलब हवाई जहाज। देखा है आपने हवाई जहाज? हवाई जहाज और रॉकेट। अब ये रॉकेट एक दिवाली वाला रॉकेट होता है, वो भी वही काम होता है, और एक जो पृथ्वी से ऊपर रॉकेट जाता है अंतरिक्ष में और जाके सैटेलाइट को लॉन्च करता है, सैटेलाइट को अपने कक्ष में स्थापित करता है, असली रॉकेट वो है। तो यहां पर रॉकेट का मतलब ये है। आप समझिए इस हवाई जहाज में और इस रॉकेट में क्या फर्क है। अब इसका एक जवाब तो ये हो सकता है, सर हवाई जहाज ऐसे चलता है और रॉकेट ऐसे चलता है। भाई ये तो रिक्शे वाला बता देगा, कोई बता देगा हवाई जहाज ऐसे चलता है या ऐसे 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 चलता है और रॉकेट ऐसे 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 चलता है। ये वर्टिकल प्लेन में जाता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलता है। तो एक तो जवाब हो गया, सर एरोप्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलता है, आकाश में 10,000 फीट पे, 12,000 फीट पे नीचे आता है, ऊपर जाता है, पर चलता किस में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस प्लेन में चलता है। और हमारा जो रॉकेट है वो इस प्लेन चलता है। तो ये तो कह ही सकते हैं आप। लेकिन बात इससे थोड़ी अगर आगे है कि एरोप्लेन इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक इंजन। अब देखिए बेटा, जो हमारा हवाई जहाज होता है वो चलता कैसे? अब हवाई जहाज जो है उसको चलने के लिए कहीं ना कहीं किसी इंजन की जरूरत पड़ती है। अब जरा देखते हैं, थोड़ा सा आपको समझाते हैं। अब देखिए एरोप्लेन को चलने के लिए जरूरत पड़ती है प्राइम मूवर की। अब प्राइम मूवर किसको कहते हैं? ये हम लोग बेटा थर्मल जब पढ़ते हैं, स्टीम वाला थर्मल पावर प्लांट, तो वहां पढ़ते हैं। फिलहाल आप जानिए, प्राइम मूवर एक डिवाइस है, कोई भी डिवाइस है जो आउटपुट पे मैकेनिकल वर्क देती है और इनपुट पे वो किसी भी दूसरे फॉर्म की एनर्जी खाती है। हीट एनर्जी ले सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकती है, हाइड्रोलिक एनर्जी ले सकती है। तो जितने भी हीट इंजन हैं उन सबको हम प्राइम मूवर कहते हैं। क्या करते हैं? वो हीट एनर्जी लेते हैं और मैकेनिकल वर्क देते हैं, उनका शैफ्ट नाचता है। तो आपका पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस टरबाइन, ये सब क्या है? स्टीम टरबाइन, ये सब क्या है? प्राइम मूवर। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोटर क्या है? वो भी प्राइम मूवर है, विद्युत ऊर्जा खाती है, मैकेनिकल वर्क देती है। वाटर टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन जो आपने पढ़ी रखी है, वो क्या है? ये सर प्राइम मूवर है। उसमें क्या होता है सर? हाइड्रोलिक एनर्जी होती है और वो मैकेनिकल वर्क प्राइम मूवर। अब
हमारा एरोप्लेन चलने के लिए हमें प्राइम मूवर की जरूरत है। अब हमारे प्राइम मूवर में ओल्ड डेज का मतलब पुराने जमाने में जो हमारा हवाई जहाज होता था उसको मैकेनिकल ताकत मिलती थी पेट्रोल इंजन से। पेट्रोल इंजन लगा रहता था यहां पे। ये हमारे एरोप्लेन की बॉडी है, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं नोज या एरोप्लेन की नोज में इंजन लगा रहता था। अब ये इंजन मान लीजिए कौन सा होता था, पेट्रोल इंजन होता था। सर पेट्रोल इंजन क्यों होता था? मैंने कहा क्या दिक्कत है? सर डीजल इंजन रखाइए, एफिशिएंसी ज्यादा होगी। मैंने कहा यस, डीजल इंजन होता तो थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होती, मतलब तुलनात्मक रूप से कम तेल खाता उतना ही कार्य देने के लिए। लेकिन डीजल इंजन भारी होते हैं तो हवाई जहाज में हम डीजल इंजन लगा के पेट्रोल इंजन लगाते थे। अब इस पेट्रोल इंजन की डंडी है, जो शैफ्ट है, क्रैंक शैफ्ट, इस पे हम पंखी बांध देते थे। पर जब पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करते थे तो पंखी नाचती थी तो ये बाहर से एयर ऐसे पीछे फेंकती थी। जब एयर पीछे फेंकती थी तो क्या होता था, एक अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्टिव फोर्स लगता था और प्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ता था। अब इसका एरोडायनामिक डिजाइन होता है तो प्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हवा में उड़ जाता है। अब ये पूरी एरोडायनामिक्स हो गई, इसको हम नहीं पढ़ा सकते ना, मुझे आता है। अब ये हमारा होता था पुराने जमाने का पेट्रोल इंजन वाला हवाई जहाज। इसमें इंजन कहां लगता था? नोज पे। इनको कैसा बोलते थे? इनको बोलते थे सर प्रोपेलर वाला इंजन, प्रोपेलर ड्रिवन इंजन। ये ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट मतलब अब इस प्रयोग में नहीं आता। हो सकता किसी देश की उसमें सामान्य जहाज जो है वो इस पुराने हो, 20-25 साल वाले इस्तेमाल हो रहे हैं, अलग बात है, ठीक है, अदरवाइज इस्तेमाल नहीं होते। अब ये था हमारा प्राइम मूवर पुराने जमाने में। अब जो हमारा आधुनिक इंजन है एरोप्लेन, जिसको हम जेट विमान बोलते हैं, उसमें पेट्रोल इंजन नहीं होता। उसमें क्या होती है? गैस टरबाइन। ये है रोटरी आईसी इंजन, गैस टरबाइन। ये था रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन, पेट्रोल इंजन। इसका मतलब हवाई जहाज का प्राइम मूवर क्या होता है? सर आईसी इंजन होता है। पहले हुआ करता था रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन, पेट्रोल की डीजल। पेट्रोल क्यों भाई? उसकी थर्मल एफिशिएंसी तो कम होती है, बल्कि डीजल लगाओ। सर लगा सकते हैं, लेकिन हम भारी पड़ेगा, हमें इसको उड़ाना है। उड़ने के लिए इसको जितना हल्का होगा उतना अच्छा रहेगा। तो अब रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन में गैस टरबाइन होती थी। अब एक गैस टरबाइन मतलब समझिए, गैस टरबाइन नहीं, पूरा कंप्रेसर, टरबाइन, कंबशन चैम्बर, ओके, और आफ्टर कूलर नहीं, चूंकि ओपन टाइप की होती थी। अब जो गैस टरबाइन है वो नोज पे नहीं लगती है, जो उसके पर होते हैं, इस पर में यहां पे लगी रहती है गैस टरबाइन। इसका मतलब अब यहां से एयर आएगी, सबसे पहले कंप्रेसर होगा, एयर का प्रेशर बढ़ाएगा, फिर उसमें फ्यूल जलाया जाएगा, फ्यूल में हीट पैदा, वो टेम्परेचर बढ़ेगा, वो टरबाइन से गुजरेगा, टरबाइन से कार्य मिलेगा, उस कार्य से कंप्रेसर चलाएंगे और उसके बाद जो गरम गरम गैस है उसको एटमॉस्फेयर में नोजल से फेंक देंगे। तो जेट जब पीछे निकलेगा तो उसके रिएक्शन से प्लेन आगे बढ़ेगा। अब दिवाली वाला रॉकेट देखिए, दिवाली वाले रॉकेट में क्या होता है? मसाला भरा रहता है, मसाला जलता है तो एक आग का जेट नीचे की ओर जाता है। जब आग का जेट नीचे की ओर जाता है तो आप जानते हैं न्यूटन के तृतीय नियम से क्या होता है? एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जेट का डायरेक्शन नीचे होता है और इसका रिएक्टिव फोर्स कहां होता है? ऊपर की तरफ होता है। रिएक्टिव फोर्स इसको ऊपर ले जाता है। अब यहां पे क्या हो रहा है? ये इस तरफ से आ रहा है तो पीछे की ओर फेंकता है। जब पीछे की ओर फेंकता है तो प्लेन आगे बढ़ता है। प्लेन आगे बढ़ता है और फिर एरोडायनामिक्स से ये उड़ जाता है। ये हमारी गैस टरबाइन होती है। ये कहां लगी रहती है? इंजन गैस टरबाइन इन विंग्स, इंजन ऑन नोज। इंजन ऑन नोज तो यहां के लिए था, ये नहीं बेटा, इन विंग्स। इंजन कहां पे होता है? विंग्स में होता है। ये चीज नहीं, इतनी बात समझ पाए? अब देखिए, ये है हमारा एरोप्लेन। लेकिन एक चीज समझिए, हमारा एरोप्लेन पुराना वाला था या ये नया वाला था? यहां पेट्रोल जलाना है तो हमें एयर चाहिए, क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसी से पेट्रोल जलेगा। यहां पे जो फ्यूल होता है पेट्रोल डीजल नहीं होता। यहां कंबशन चैम्बर है, यहां पिस्टन सिलेंडर नहीं है, तो यहां का ईंधन थोड़ा सा घटिया होता है पेट्रोल डीजल की तुलना में, क्योंकि वहां तो सिलेंडर के अंदर जलना है। अंदर जलना है तो अंदर हॉर्निंग करके रखे हो, तो वहां पे ऐसा ईंधन हो चाहिए जो कि जिसका रेजिड्यू या बची हुई चीज कम हो। यहां पे थोड़ा घटिया तेल भी जला सकते हैं। अब इसको जलाने के लिए तेल कंबशन चैम्बर में, फिर आपको एयर चाहिए। एयर का चाहिए मतलब ऑक्सीजन चाहिए। तो अब समझिए कि हमारा एरोप्लेन जो होता है, एरोप्लेन कैरीज ओनली फ्यूल। एरोप्लेन फ्यूल लेके जाता है। अगर पुराने जमाने वाला है तो पेट्रोल लेके जाता है पेट्रोल इंजन के लिए, और एयर ले लेता है एटमॉस्फेयर से और जला देता है। गैस टरबाइन है तो गैस टरबाइन में फर्नेस ऑयल लेके जाता है और एयर लेता है एटमॉस्फेयर से और जला देता है। तो हमारा एरोप्लेन कैरीज, तो इसीलिए हमने कहा एरोप्लेन इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक इंजन। ब्रीदिंग मतलब सांस लेने वाला। तो एरोप्लेन क्या करता है?
एटमॉस्फेयर से। जैसे हमारा बेटा स्कूटर है, कार है, क्या करते हैं हम लोग? पेट्रोल भरा के चलते हैं ना, तो ऑक्सीजन भरा के चलते हैं नहीं सर? तो ऑक्सीजन कहां से आती है? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी जलता कैसे है सर? ऑक्सीजन कहां से आती है सर? वो एटमॉस्फेयर से आती है। यस, इसका मतलब हम अपने पेट्रोल इंजन में या डीजल इंजन में पेट्रोल या डीजल या एलपीजी या सीएनजी भरा के चलते हैं, फ्यूल। और एटमॉस्फेयर में चूंकि हम चल ही रहे हैं तो हर जगह ऑक्सीजन तो होगी ना, तो हम उसी ऑक्सीजन एयर ले लेंगे, उसकी ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएगी, जला देंगे। तो हमें एयर को लेके चलने की जरूरत नहीं है। तो हम एरोप्लेन को कहते हैं एटमॉस्फेरिक इंजन या ब्रीदिंग इंजन। अब क्योंकि एरोप्लेन एटमॉस्फेरिक में एटमॉस्फेरिक एयर का इस्तेमाल करता है ईंधन को जलाने के लिए। तो अब मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। अब आपको मालूम होगा पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है कुछ ऊंचाई तक। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है स्पेस या अंतरिक्ष। तो आप जानते होंगे जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ चलते हैं, एयर का प्रेशर कम होता जाता है या एयर की मात्रा कम होती जाती है, एयर विरल होती जाती है, और एक सर्टेन हाइट के बाद एयर गायब हो जाती है, नो एटमॉस्फेयर। अब अगर एरोप्लेन को चलना है तो यहां पे चल सकता है, यहां पे चल सकता है। मींस एरोप्लेन को चलने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन उसको वायुमंडल में मिलेगी। अगर एरोप्लेन इससे बाहर चला गया, यहां चला गया, तो नहीं चल पाएगा क्योंकि वो फ्यूल लेके गया, ऑक्सीजन तो है ही नहीं। मानी बात है। एरोप्लेन्स आर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक इंजन, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में चलते हैं, या इनको ब्रीदिंग इंजन कहते हैं क्योंकि ये एरोप्लेन क्या करते हैं? एयर खींचते हैं, उस एयर की ऑक्सीजन से ही अपने फ्यूल को जलाते हैं। लेकिन रॉकेट्स आर कॉल्ड नॉन एटमॉस्फेरिक इंजन। अब रॉकेट क्या होता है सर? आइए थोड़ा सा देखते हैं यहां पे। अब ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अब हमारा रॉकेट क्या करता है? यहां से निकलता है और जाके स्पेस में, इस कक्षा में हमारा जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, उसको छोड़ता है। अब जब रॉकेट चलेगा तो उसको यहां से यहां तक, जो कि बहुत छोटी सी दूरी है, 40 किलोमीटर के आसपास होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है बेटा, आप लोग जीएस पढ़ते हो, बट उसके बाद उसको करनी है मान लीजिए 80 लाख किलोमीटर की यात्रा। अब 80 लाख किलोमीटर की यात्रा में तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं क्योंकि वायुमंडल है ही नहीं। अब इस 40 किलोमीटर में ऑक्सीजन मिलेगी, इसके बाद मिलेगी नहीं। फिर रॉकेट क्या करेगा? फ्यूल जलाएगा। कैसे जलाएगा? अपने साथ ऑक्सीजन भी लेके जाएगा। इसका मतलब रॉकेट अपने साथ ऑक्सीजन भी लेके जाएगा। तो इसको चलने के लिए एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं है, इसके पास अपना फ्यूल भी है, अपनी ऑक्सीजन भी है। परंतु एरोप्लेन के पास सिर्फ फ्यूल है, ऑक्सीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर में चलना है, इसको अपनी ऑक्सीजन लेके जानी है। क्यों? क्योंकि इसको जब जाना है इतनी दूर, 80 लाख किलोमीटर दूर, तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलनी है, तो इसको ऑक्सीजन लेके जानी है। तो ऑक्सीजन लेके जानी है मींस जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, वहां पे भी काम कर सकता है। तो आप समझिए, एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलता है, रॉकेट वर्टिकल प्लेन में चलता है। तो बचकाना आंसर है। असली आंसर क्या है? एरोप्लेन जो है एटमॉस्फेरिक इंजन कहलाता है। ये सांस लेता है, वायुमंडल में चलना जरूरी है और उसी से उसको ऑक्सीजन मिलती है। ये ऑक्सीजन लेके नहीं जाता। एरोप्लेन कैरीज ओनली फ्यूल, एरोप्लेन सिर्फ फ्यूल लेके चलता है। एंड यूजेस एटमॉस्फेरिक एयर फॉर कंबस्शन, और एटमॉस्फेयर की वायु को कंबस्शन के लिए इस्तेमाल करता है, उसमें से ऑक्सीजन। लेकिन जो रॉकेट है इट इज कॉल्ड नॉन एटमॉस्फेरिक इंजन, क्योंकि ये तो एटमॉस्फेयर पर निर्भर ही नहीं करता। तो रॉकेट कैरीज ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ फ्यूल, फ्यूल तो लेके जाएगा ही जाएगा, उसी को जलाएगा, तभी तो आग का गोला नीचे फेंकेगा। उस आग के गोले को फेंकने से जो रिएक्टिव फोर्स आएगा उसी के लेवल पर जाएगा। Since no air will be available for combustion of fuel during its journey, इसकी यात्रा के दौरान उसको एयर नहीं मिलेगी, तो ये अपने साथ एयर भी लेके जाएगा। अब क्या ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लेके जाएगा? नहीं सर, कंबस्शन में नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है, ये ऑक्सीजन को लेके जाता है। इतनी बात समझ में। अब देखिए बेटा, ये हमने आपको बताया। अब हमारी गैस टरबाइन बोलो या पेट्रोल इंजन बोलो या एरोप्लेन, ये दोनों एटमॉस्फेरिक इंजन है, दोनों फ्यूल लेके जाएंगे। इसका रेसिप्रोकेटिंग आइस इंजन है, पेट्रोल इंजन है। इसका रोटरी आइस इंजन है, गैस टरबाइन है। ओपन साइकिल की ग्लोव साइकिल सर, ओपन साइकिल। अब ये है हमारा रॉकेट। अब इसमें क्या है बेटा? लिक्विड प्रोपेलेंट है, मतलब जो नीचे से फेंकेगा आग जला के वो लिक्विड है। तो ये लिक्विड ऑक्सीजन लेके जाएगा, मतलब ऑक्सीजन तो लेके जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में? लिक्विड में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस के रूप में लेके जाएगा तो कितना बड़ा बनाएंगे। इसका मतलब हम ऑक्सीजन को लिक्विडिफाई करते हैं, और आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन को लिक्विडिफाई करने के लिए बेटा काफी लो टेम्परेचर चाहिए, -150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और ये टेम्परेचर कहलाते हैं क्रायोजेनिक। तो रॉकेट को चलने के लिए क्रायोजेनिक टेम्परेचर चाहिए होते हैं जो कि ऑक्सीजन को लिक्विडिफाई करें और साथ साथ क्या करेगा? लिक्विड फ्यूल लेके जाए।
अब कभी कभी क्या होता है सॉलिड फ्यूल और ऑक्सीडाइजर भी लेके जाता है, तो अब इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, दोनों केस में ऑक्सीजन लेके जाएगा, चाहे सॉलिड रूप में लेके जाएगा चाहे लिक्विड के रूप में, गैस के रूप में नहीं लेके जाएगा क्योंकि साइज बहुत ज्यादा होगी, गैस को लिक्विड बनाएंगे, या कुछ मेटल ऑक्साइड वगैरह होते हैं जहां पे ऑक्सीजन को सॉलिड फॉर्म में इनबिल्ट कर लेते हैं। अब बेटा इसके साथ साथ हम लोग अब लास्ट टॉपिक पे आ गए। लास्ट टॉपिक क्या है, कंप्रेसर यूज्ड विद गैस टरबाइन। अब देखिए बेटा गैस टरबाइन होगी, या इसको बोलिए गैस टरबाइन पावर प्लांट होगा, या बोलिए ब्रेटॉन साइकिल होगी। अगर ये होगी तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, कंप्रेसर, कंबस्टन चैम्बर, गैस टरबाइन और आफ्टर कूलर। लेकिन ये आफ्टर कूलर ओपन साइकिल में नहीं होगा, एरोप्लेन वाली गैस टरबाइन में ये नहीं होगा, लेकिन कोई थर्मल पावर प्लांट, सॉरी गैस टरबाइन पावर प्लांट होगी जहां पे बिजली पैदा कर रहे हैं तो हम इसको लगाएंगे। ओके, अब ये जो कंप्रेसर होता है ये एक अभिन्न अंग है गैस टरबाइन पावर प्लांट का। अभी कंप्रेसर मैंने पिछले टर्न पे डिस्कस किया आपको, कंप्रेसर दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, एक को बोलते हैं डायनेमिक। इस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में भी दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग, एक को बोलते हैं रोटरी। इस रेसिप्रोकेटिंग में सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग होते हैं, यहां रोटरी में रूट्स कंप्रेसर, वेन ब्लोअर वगैरह वगैरह होते हैं। और डायनेमिक में मुख्य रूप से दो होते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल और एक होता है एक्सियल। तो अब समझिए बेटा हमारे कंप्रेसर में जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले होते हैं और कुछ होते हैं डायनेमिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में फिर से होते हैं रेसिप्रोकेटिंग और ये होते हैं रोटरी, और डायनेमिक में दो होते हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल और एक को बोलते हैं एक्सियल। इतनी बात समझ में आई। अब इसका मतलब कोई भी गैस टरबाइन पावर प्लांट है या या ब्रेटॉन साइकिल है उसमें कंप्रेसर होगा। सर कौन सा कंप्रेसर कहां लगेगा, मैंने कहा आप समझिए मुख्य रूप से कंप्रेसर दो होते हैं, एक को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग, एक को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन एक स्पेशल टाइप जो होती है जो बहुत पॉपुलर है एक विशेष परिस्थिति में, वो है एक्सियल कंप्रेसर। अब समझिए गैस टरबाइंस आर यूज्ड फॉर, गैस टरबाइन का इस्तेमाल किस लिए होता है, मुख्य रूप से दो तरह से होता है। एक तो विद्युत के उत्पादन में, पावर जनरेशन में, अगर विद्युत उत्पादन करनी है तो आप जमीन पे गैस टरबाइन पावर प्लांट लगाएंगे, जैसे थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं, डीजल पावर प्लांट लगाते हैं, डीजल इंजन वाले से पावर प्लांट बिजली बनाएंगे तो डीजल पावर प्लांट, कोयले से जला के, तेल जला के, बॉयलर में भाप बना के, स्टीम टरबाइन चला के, कंडेंसर में ला के भाप को संघनित करके वापस इस्तेमाल करके चलाएंगे तो थर्मल पावर प्लांट, और अगर इससे चलाएंगे तो गैस टरबाइन पावर प्लांट से विद्युत बनाएंगे। या इसका इस्तेमाल करते हैं एरोप्लेन में। कौन से वाले एरोप्लेन में, पेट्रोल इंजन वाले में नहीं, वहां तो पेट्रोल, जेट विमान में। इन पावर जनरेशन गैस टरबाइन, पावर जनरेशन गैस टरबाइन में हम इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। जो पावर जनरेशन में गैस टरबाइन होगी वहां करेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, लेकिन जो जेट प्लेन में होगी वहां पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं करते, वहां इस्तेमाल करते हैं एक्सियल कंप्रेसर। जरा समझने की कोशिश करिए। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में क्या होता है बेटा, एयर आती है यहां पे सेंटर पे, इसको बोलते हैं आई, और उसके बाद जो हमारा इंपेलर होता है उस इंपेलर पे दौड़ते हुए एयर यहां से निकलती है। तो जो प्रेशर डेवलप होता है, जो प्रेशर डेवलप होता है, जो प्रेशर बढ़ता है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, और वो होता है मान लीजिए mv²/r। ये v तो वेलोसिटी है और r क्या है, इस इंपेलर की रेडियस। अब समझिए अगर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में आपको प्रेशर डेवलप करना है तो आपको इस रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा, और v निर्भर करता है वैसा आरपीएम पे, v इज अ फंक्शन ऑफ आरपीएम। तो अब अगर हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को लगाएंगे तो हमारा सामने जो फ्रंट एरिया है वो बहुत बड़ा होगा आर बढ़ाने की वजह से। एक्सेल कंप्रेसर में ऐसा नहीं होता है, एक्सेल कंप्रेसर का फ्रंट एरिया कम होता है। अब चूंकि एरोप्लेन को, गैस टरबाइन वाले एरोप्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे चलना है, तो अगर सामने जो गैस टरबाइन का मुंह है सबसे पहले कंप्रेसर होगा। अगर उसका मुंह बड़ा है, कंप्रेसर का चक्का बड़ा है, इंपेलर बड़ा है, तो क्या होगा, फ्रंट पे उसके ड्रैग फोर्स लगेगा, तो उसकी जो एनर्जी है उस हवा को काटने में चली जाएगी। इसीलिए जो रेसिंग बाइक वगैरह में आदमी चलाता है या रेसिंग साइकिल है तो अपना पीठ झुका लेता है, सर झुका लेता है, क्यों, फ्रंटल एरिया कम हो जाए। तो फ्रंटल एरिया कम करने के लिए हम गैस टरबाइन में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज न करके एक्सियल कंप्रेसर यूज करते हैं। बड़ा हिट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। इन जेट प्लेन्स वी यूज एक्सियल कंप्रेसर, बट गैस टरबाइन पावर प्लांट में हम इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर टू रिड्यूस द फ्रंटल एरिया
सो दैट द ड्रैग फोर्स ऑन द एरोप्लेन इज रिड्यूस्ड। तो गैस टरबाइन अगर लगी है तो वहां पे कौन सा कंप्रेसर होगा एरोप्लेन में? वो होगा एक्सियल कंप्रेसर। क्यों? फ्रंटल एरिया को घटाने के लिए। फ्रंटल एरिया घटाने से क्या होगा सर? उसके ऊपर लगने वाला बल कम हो जाए। तो हवा चल रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं? अपने शरीर को छोटा कर लेते हैं। छोटा करने से हमारे ऊपर लगने वाला एरिया कम हो जाता है। एरिया कम होने से जो एयर आ रही है उसके कारण जो हमें पीछे फेंकेगा ड्रैग फोर्स वो घट जाता है। तो ये हम लोग करते हैं। अब थोड़ा सा एक और सर, प्रेशर रेशियो। जैसे सर आपने बताया कि पेट्रोल इंजन जो है सर वो ऑटो साइकिल पे काम करते हैं और इनमें सर प्रेशर रेशियो जो है जनरली 6 से 12 होता है। इससे ज्यादा रखेंगे तो डिटोनेशन की समस्या हो जाएगी। और इसमें जो एयर फ्यूल रेशियो होता है सर वो सामान्यतः 15:1 होता है। मैंने कहा यस। इसी प्रकार से सर बताइए गैस टरबाइन में कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? मैंने कहा बेटा गैस टरबाइन में कंप्रेशन रेशियो नहीं होता, वहां पे होता है प्रेशर रेशियो। कंप्रेसर में किस प्रेशर पे एयर आई और किस प्रेशर पे एयर निकली। अब वो एक बार में निकली 1 से 9 बन के, या ये 1 से 1 पे आई, समझिएगा थोड़ा सा, 1 पे आई, 3 पे निकली, कूलिंग होके आई, 3 पे आई और 9 पे निकली। तो 1 पे आई 9 पे निकली, 1 पे आई 9 पे निकली, लेकिन यहां पे 1 पे आके 9 पे निकली 2 स्टेज में इंटरकूलिंग करके, और यहां पे डायरेक्ट निकली। तो यहां पे हम प्रेशर रेशियो इस्तेमाल करते हैं। तो आइए गैस टरबाइन में जनरली प्रेशर रेशियो कितना होता है और एयर फ्यूल रेशियो कितना होता है। तो आइए हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं। पेट्रोल इंजन जो कि ऑटो साइकिल पे चलते हैं उनमें कंप्रेशन रेशियो होता है 6 से 12, और हम जानते हैं कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, परंतु 12 से ऊपर ले जाओगे तो एफिशिएंसी तो बढ़ेगी परंतु डिटोनेशन की समस्या आएगी। इसमें एयर फ्यूल रेशियो कितना होता है? 15:2। ये कैसे निकला है सर? पेट्रोल को आइसो ऑक्टेन के बराबर मानते हुए केमिकल इक्वेशन लिखा है और उससे निकाला। डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो होता है 16 से 24। 16 से कम रखोगे तो एयर सक करोगे, एयर कंप्रेस करोगे, अंदर टेम्परेचर ही नहीं आएगा, क्योंकि डीजल जब आता है तो फुहार बन के फेंकते हो और वो जलना है तो टेम्परेचर चाहिए। तो इसका मतलब कम से कम 16, लेकिन 24 से ऊपर नहीं। डिटोनेशन हो जाएगा? नहीं सर, डिटोनेशन नहीं होता, बल्कि वहां तो कंप्रेशन रेशियो ज्यादा हो तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ 24 के ऊपर रखेंगे तो सर जो प्रेशर टेम्परेचर इनसाइड डेवलप होता है उसको बर्दाश्त करने के लिए जो इंजन की दीवार है वो बहुत ज्यादा मोटी बनानी पड़ती है, जो कि इकोनॉमिकल नहीं होता। तो सामान्यतः हम लोग 24 से ज्यादा कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन में रखते हैं। इसमें एयर फ्यूल रेशियो कितना होता है सर? इसमें एयर फ्यूल रेशियो अगर नो लोड है तो 50:1 और लोड बढ़ता जाएगा तो 30:1। आपने चैप्टर नंबर 4 में देखा होगा, मैंने फ्यूल सप्लाई वाले में यहां दिखाया था। पेट्रोल इंजन में ये था 15:1। लोड के बढ़ने से घटने से फर्क नहीं पड़ता, और ये दिखाया था मैंने। ये तो शुरू में क्या है 50 है, बाद में क्या है, तो इसका मतलब लोड बढ़ता जा रहा है तो एयर फ्यूल रेशियो घटता जा रहा है। लेकिन अब यहां पे क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो के स्थान पे क्या होता है? प्रेशर रेशियो। कितना? 6 से 8। 8 से ज्यादा प्रेशर रेशियो करो क्या होगा सर? थर्मल एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, वर्क रेशियो घटेगा। और अगर आपने इसको 8 की जगह कर दिया 64 तो क्या हो जाएगा? वर्क रेशियो 0 हो जाएगा। और एयर फ्यूल रेशियो होता है 100:2। अब ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि एयर फ्यूल रेशियो गैस टरबाइन में कितना होता है। तो ध्यान रहे जिस जगह एग्जाम में आया है वहां पे मैक्सिमम वैल्यू 60:1 थी, अदरवाइज ये होता है 100:1, 120:1, 150:1। तो वहां पे एग्जाम में 60:1 लिया गया है। उसमें एक सवाल है, अन्यथा इसको आप हाई लेंगे, इनके तुलना में हाई। तो यहां पे प्रेशर रेशियो 6 से 8, यहां 6 से 12 कंप्रेशन रेशियो, यहां 16 से 24 कंप्रेशन रेशियो। ये काम करते हैं ऑटो साइकिल पे, ये काम करते हैं डीजल साइकिल पे, ये काम करते हैं ब्रेटॉन साइकिल। इनमें थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती है कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाने से। इसकी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती है कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाने से। इस केस में क्या होता है सर? प्रेशर रेशियो को बढ़ाने से थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती है, परंतु प्रेशर रेशियो को बढ़ाने से वर्क रेशियो घटता है। ये चीजें आपके दिमाग में एक साथ होनी चाहिए, क्योंकि इसको जब देखेंगे तो आपके अपने अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार होंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने आज गैस टरबाइन की चैप्टर को पूरा किया है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिसलेनियस शुरू करें। तो आप समझ सकते हैं हम लोग के आईसी के मेन चैप्टर जो थे वो पूरे हो गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।